साथियों, सुप्रभात, नमस्कार। हमारे प्रमुख कूप सेवाएं श्री सुदीप गुप्ता जी एवं आप सभी का आज के इस सेशन इफेक्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस ऑन हार्ट एंड इट्स रिलेवेंस इन कोरोना क्राइसिस में स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे साथ शेल्बी हॉस्पिटल के जाने माने हृदय रोग निष्णांत डॉक्टर लाल डागा जी हैं, जिनका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि टू सर्व द पेशेंट विथ utmost sincerity and care। डॉक्टर लाल ने एमबीबीएस मुंबई से करने के बाद डीएनबी जनरल मेडिसिन सेंट स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली एवं डीएनबी कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से किया है। उनकी मेंबरशिप, रिसर्च, प्रेजेंटेशन, पब्लिकेशन एवं अवार्ड की एक लंबी फहरिस्त है। उनका कार्य अनुभव भी चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जिनमें एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर न्यू दिल्ली, सनशाइन हार्ट इंस्टीट्यूट हैदराबाद, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, सियोल साउथ कोरिया, चाइना एवं ताइवान विशेष हैं। डॉक्टर लाल ने अभी तक 5000 से भी अधिक कार्डियो प्रोसीजर किए हैं, जिनमें मुख्य हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, आईसीडी एनसीआरटी इम्प्लांटेशन, इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी, हार्ट बीट डिसऑर्डर मैनेजमेंट, हार्ट फेल्योर मैनेजमेंट, 2D इको, टीएमटी, हल्टर मॉनिटरिंग एंड ELR HR। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए हमारे प्रमुख श्री सुदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। नलिया है वो नलियां वैसे ही है जैसे कार के अंदर पेट्रोल सप्लाई के लिए पाइप होता है, पर ये नलियां लाइव है होती है। जैसे कुछ नसें आप हाथ के ऊपर देख सकते हो, ऐसी नसें हार्ट के ऊपर होती है। ये जो हार्ट है वो एक इंजन की तरह होता है, वो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। तो ब्रेन से लेके सप्लाई का काम इस हार्ट का है। पर इस हार्ट को खुद को जिंदा रहने के लिए भी बाहर की नली आपको ब्लड सप्लाई करता है। तो इस हार्ट के ऊपर ये जो नलियां है, एरो से मैं दिखा रहा हूँ, ये नलियां हार्ट को सप्लाई करती है। या आप समझ लीजिए लाइफ लाइन की तरह। इस नली अगर क्लोज नली बंद हो जाती है। जब ये नली बंद हो जाता है प्रभावित हो जाता है। आप ये समझिए कि खेत में किसी सप्लाई हो रही है, अगर वो बंद हो जाए तो पार्ट के वनस्पति और फसल को क्या वैसा ही सेम ये समझिए हार्ट का जो हिस्सा जीवित है, अगर वहां पे ब्लड सप्लाई ना जाए तो क्या होगा। हार्ट अटैक में एक्चुअली वही होता है। तो आपको पेन मिलता है, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वो हार्ट का टिश्यू जीवित है और वो कराता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। और हार्ट की नली जब एक्यूटली क्लोज हो जाती है उसे एक्यूट हार्ट अटैक बोलते हैं। और इसी में जब बदलाव आता है तो तुरंत जाके इलाज कराइए। कारण ये जितना जल्दी जाते हैं, जितना जल्दी हार्ट का इलाज लेते हैं, उतना ही ज्यादा उसको फायदा मिलता है। हमारा समय sorry to bother you. Are you able to listen properly? We are echo. Your echo is coming. सभी लोग, झाजी आपका माइक बंद, झाजी आपका भी माइक चालू है और काफी लोगों का माइक चालू है, इसलिए इको आ रहा है। प्लीज सभी लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं, उनके वहां से इको आ रहा है। नहीं, बाकी जगह से आप सभी लोग म्यूट कर दीजिए। ओके, चालू रखिए प्लीज। हाँ, चालू करता हूँ। तो हम सबसे पहले हम हार्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हार्ट ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो हार्ट इस तरीके का पंप है, पूरा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से हार्ट में आता है वो सिर से लेके पांव तक जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करने के बाद शरीर के हर हिस्से को
हर सेल्स को, उसके बाद वो ब्लड वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके हार्ट के राइट साइड के हिस्से में आता है, और वहां से जो ब्लड वापस लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड और प्योर होके वापस लेफ्ट साइड के हार्ट में होता है। तो आपको ये समझना है कि हार्ट की सेंट्रलिटी क्यों है। ये ऐसे ही है जैसे कार का स्विच बोर्ड है, पूरा कार आपने बेस्ट कार ले लिया वर्ल्ड का, लेकिन उसका स्विच बटन है ऑन एंड ऑफ, अगर वो ना चले तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो काफी कुछ इंजन या स्विच बोर्ड की तरफ मानिए आप हार्ट को। अगर इंजन ना चले, इंजन बंद हो जाए, बाकी सब कितना भी अच्छा हो तो ठीक नहीं होगा। और शरीर पे कोई भी महत्वपूर्ण इलाज होता है तो हर व्यक्ति कहता है कि अब हार्ट की फिटनेस लेके आओ। इसका महत्व इसीलिए है, आप कोई भी मेजर ट्रॉमा, मेजर सर्जरी झेलने के लिए फिट हैं या नहीं, ये हार्ट की फिटनेस पर निर्धारित होता है। अब आप समझिए ये नॉर्मल वेसल है, अगर इसके अंदर ये नॉर्मल वेसल है, इसकी नॉर्मल इंटीमा है, ये ऐसे ही समझिए कि एक फ्रेश चिकना पाइप है, इसकी 3-4 लेयर है। पाइप जो सीमेंट का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये लाइव वेसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब जब डिजीज होती है तो क्या होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, या आपको स्ट्रेस ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है। हाँ जी। तो 4-5 दिन मैं अभी समझ नहीं रहा हूँ तक आपको। अभी तक जो मैंने बताया कि हार्ट और उसकी वेसल्स की क्या अरे इंपॉर्टेंस, वो मेरा, अगर मैं ये साहब नहीं हूँ, वेसल्स मेरा नॉर्मल डॉक्टर होती साइड है, पे है, वो बोला कि 3500 रुपए देना है, बस हो गया। आप दे दीजिए उसको और बिल दे दीजिए 3500 का। तो नॉर्मल जब हाँ, होती कल है जो तो ये बात किया है कॉन्ट्रैक्ट ना, करने की वो क्षमता होती बोला है कि इसके अंदर, 3500 रुपए और देना ब्लड स्मूथली रन करता है, और ये है ब्लड ना। हर कोशिका और बाकी सेल्स मैं को था चाहिए। नहीं। जिस अंगुली में नहीं जाएगा तो वो अंगुली डेड हो जाएगी, जैसे आपने सुना कोई होगा नहीं, आप बात एम्पुटेशन कर करना लीजिए ना पड़ा, उससे, नेक्रोसिस हो क्या गया, दिक्कत है। तो वो नली बंद हो जाए, हाँ, अगर मैं ब्लड जरा उससे सप्लाई बात बंद हो कर जाए लीजिए तो जो ऐसा हो साइड जाता पे है। था, जो शुरुआत आपसे कैसे मिला था, होती है इस बीमारी की, बात आप किया था समझिए। ये जो ल्यूमन है हार्ट वेसल की, अगर क्लोट बनता है तो ये इस तरह से पार्शियल ब्लॉक होता है, पार्शियल देने के ब्लॉक लिए। होता है तो पेन होता है, जल्दी थकान आ जाती है। अच्छा, आप उससे बात कर पूरा लीजिए। ब्लॉक हाँ, हो जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है और अटैक पड़ हमारी जाता है। बात नहीं हुई थी आपसे, वो हमारा वो साहब जो बोला वही अब किया। हमें ये समझना है कि हार्ट की बीमारियां होती क्यों हैं। कुछ कोज ऐसे होते हैं जिनको प्रिवेंट कर सकते हो, कुछ कोज है जिसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो मैं इन रिस्क फैक्टर्स पे तो आऊंगा ही आऊंगा। आपको ये समझना है कि कम्युनिटी के लेवल पे किन किन चीजों का बहुत महत्व है। तो जो ये आप मास एजुकेशन समझ रहे हैं डिजिटल मीडिया या न्यूज के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले एक स्टैनफोर्ड 3 कम्युनिटी स्टडी हुई थी 1972 टू 75, उसमें भी ये पाया गया कि खाली एजुकेशन से 23% अटैक्स रोके जा सकते हैं, 23% हार्ट की बीमारियों को रोका जा सकता है। देर इज ए 23% रिडक्शन इन CHD रिस्क स्कोर। फिर सेम स्टडी इसी तरीके की, लेकिन साथ में रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व करके, पब्लिक एजुकेशन को इन्वॉल्व करके, एक नॉर्थ केरला स्टडी हुआ 72 में। उसमें भी ये पाया गया कि पब्लिक एजुकेशन के साथ साथ अगर स्मोकिंग को रिड्यूस किया जाए, फेट कंजम्पशन को कम किया जाए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो इसका भी बहुत फायदा पाया गया। सेम इस तरीके की कई स्टडियां हुई, इंक्लूडिंग एक मिनेसोटा हार्ट स्टडी हुआ यूएस के अंदर फर्स्ट टाइम 80 टू 88। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस आया कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। ये आप ऐसे ही समझिए जैसे गाड़ी चल रही है और एक गाड़ी काफी टाइम से बंद पड़ी है, गाड़ी काफी टाइम से बंद पड़ी है तो उसको स्टार्ट होने में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी मैकेनिज्म में दिक्कत आ जाती है। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एज वेल एज द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आप समझिए कि सीडेंटरी फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है। जैसे ये व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं, इट्स ए रियल नाइटमेयर, आपको खुद खड़ा होने में भी दिक्कत महसूस होगी, रूटीन काम करने में दिक्कत महसूस होगी। तो ओबेसिटी और सीडेंटरी एक्टिविटी ये खाली शरीर को ही आलसी या लेजी या कम काम करने वाली क्षमता वाला नहीं बनाती है, बल्कि बाकी ऑर्गन्स में भी उतना ही इफेक्ट डालती है। इसमें कैलोरी कंजम्पशन भी कम होता है, रेगुलर एक्टिविटी के हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। फिटनेस,
अभी कैसा है, फिटनेस की अवेयरनेस बहुत है लेकिन अपन फॉलो नहीं करते। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ज्यादा एक्सरसाइज होगी, पैदल चलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपन थोड़ी सी दूर के लिए भी कार से जाते हैं। रास्ते में कहीं भी लिफ्ट एलिवेटर मिला तो यंग से यंग बंदा भी लिफ्ट एलिवेटर के ऊपर बैठ के जाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ता। तो सीढ़ियां इस्तेमाल करना, अगर आपके घुटने फिट हैं और आप अच्छे हैं तो सीढ़ियां इस्तेमाल करना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, स्टैटिक नहीं बैठना। आधा घंटा आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, 10 मिनट 5-10 मिनट खड़े होके चलिए। मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो कहीं घूमते हुए बात कर सकते हैं। इस तरीके से भी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। न्यूअर गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स अगर रेगुलर चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन ये है 30 to 45 मिनट्स ए डे फॉर 5 days ए वीक इज ए गुड एक्टिविटी। बट आपको सडनली पहले ही दिन इस पे जंप करना ऐसा नहीं है, आप स्लोली यू कैन अपग्रेड इट। अगर आप कंफर्टेबली 10 मिनट्स के लिए चल सकते हैं तो 15 डेज 10 मिनट्स के लिए चलिए, फिर 12 मिनट्स, फिर 14 मिनट्स, इस तरीके से अपग्रेड करिए। अगेन द डाइट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुरानी कहावत अपने होती थी शास्त्रों में कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, लेकिन खाली इतना ही सच नहीं है। अन्न का रोल शरीर पे भी उतना ही है, मन पे भी है और हर चीज पे है कि खाना कैसे खाते हो। कैलोरीज जो है वो इनटेक बहुत आसान है, लेकिन उसको यूज करना बहुत टफ है। आप अगर आधा घंटा 1 घंटा टीएमटी में एक्ट करते हैं तो आप हार्डली 200-300 कैलोरीज भी बर्न नहीं कर पाते। तो नियमित रूप से और कंट्रोल्ड वे में अगर कैलोरीज लेते हैं तो इट्स वेरी यूजफुल। परसेंटेज कैसे होनी चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, फैट्स कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। मोटे मोटे 4 प्रिंसिपल हैं जो हमेशा याद रखना चाहिए। वो ये है कि तला हुआ चीज खाना नहीं, शुगर नहीं खाना, ब्लैंड शुगर तो कभी भी नहीं खाना। शुगर यानी मीठे फ्रूट्स, मिठाई या शुगर, इस तरीके की चीज नहीं। आइसक्रीम, ये क्या होता है कि डायरेक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाती है। जितनी मात्रा में आप खाते हैं उसी प्रपोर्शन में तुरंत शुगर बढ़ जाता है, तो दे आर नॉट गुड। नंबर 3, मैदा की रिलेटेड चीजें, मैदा, क्योंकि घरों में मैदा बहुत होता है। चौथा, आप ये समझना कि जितने भी पैकिंग के फूड्स हैं वो सब कोई भी अच्छे नहीं है। पैकिंग फूड, पैकिंग ड्रिंक्स, अल्कोहल हो चाहे दूसरे ड्रिंक्स हो, ये सब नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। दीज कैलोरीज आर बैड। अगर अपन 4-5 चीजें भी अगर बेसिक प्रिंसिपल में माने तो इट्स वेरी यूजफुल। क्या खाएं, उसके लिए हमेशा ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स विद फाइबर रिच वेजिटेबल्स में कैलोरीज एकदम कम, विटामिन भी होते हैं, गुड मेटाबोलाइट्स, मिनरल्स होते हैं, उसके बाद में फाइबर भी काफी होता है। तो क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी मोर। जो कंपोजिशन है ब्रेड का वो कम से कम रहे और वो भी आटे की रहे तो अच्छा है। जंक फूड को अवॉइड करना है। ये डायग्राम से मैं यही बताना चाहता हूं कि दिस इज वेरी हार्मफुल। लाइफ टाइम कोरोनरी रिस्क कैसे होती है? देयर वाज वन स्टडी डन इन फ्रेमिंगम इन यूएसए। देयर वाज अ ह्यूज एरिया एंड दे हैव डन ऑलमोस्ट ऑन ऑल द पॉपुलेशन एंड दे फाउंड at the age of 40 years of men they have almost 50% of risk. Every second person will be having a heart disease. At the age of 70 years, अगर 70 साल तक नॉर्मल रह गए तो यूजुअली चांस कम होते हैं, बट इतने भी कम नहीं। 1 in 3 person कैन हैव ए डिजीज। ये मैं आपको डायग्राम दोबारा बता रहा हूं ब्लड वेसल्स का। अगर ब्लड वेसल्स को क्रॉस सेक्शन कर दिया जाए तो ये ऐसे नॉर्मल है, और ये यहाँ पे इस तरह से प्लाक जमा, जो फैट खाया आपने, कोलेस्ट्रॉल खाया, स्मोकिंग किया, इन सब से जो इंजरी हुई ब्लड वेसल की नलियों के अंदर, तो जैसे खुरदरी हो जाती है, सड़क या कोई भी चीज खुरदरी होती है तो उस पर कचरा जमा होने लग जाता है। ऐसे ही समझिए कि ब्लड वेसल जो एकदम स्मूथ होती है, स्मोकिंग के कारण, रॉन्ग हैबिट्स के कारण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसके कारण से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, फैट जमा हो सकता है, और वो अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट को जमा कर सकता है। और धीमे धीमे बढ़ते हुए अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो यही हार्ट इस्चीमिया या हार्ट अटैक कर सकता है। तो समझिए, सबसे पहले शुरुआत में नॉर्मल, फिर थोड़ा सा मिनिमल वेसल्स का बीमारी आया, फिर थोड़ा मॉडरेट हुआ, और धीमे धीमे ल्यूमन कम होती जा रही है वेसल की। तो जैसे जैसे वेसल की ल्यूमन एकदम कम होगी तो उससे आगे के एरिया में ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाए एकदम या फिर बंद हो जाए तो ये हार्ट के लक्षण आने लग जाते हैं।
अब क्या रिस्क फैक्टर हैं, किन को अवॉइड किया जा सकता है, किसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। 3 चीजें ऐसी है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो है हेरेडिटरी, जेंडर और एज। एज को कम नहीं कर सकते, खाली लाइफस्टाइल से अच्छा रखें तो आप डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। दूसरा है जेंडर, आप मेल हैं तो आप साइंस की दृष्टि से वैसे नहीं बदल सकते, आजकल सर्जरीज होती है लेकिन वो डिजीज में कोई फायदा नहीं करती है। हेरेडिटरी, मेल या फीमेल, तो जो मेल्स हैं दे आर मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज कंपेयर टू फीमेल्स। सो अब सेक्स भी नहीं बदल सकते, जेंडर नहीं बदल सकते और हेरिडिटरी भी नहीं बदल सकते। अपन अपने पेरेंट्स तो नहीं बदल सकते, मदर इन लो फादर इन लो बदल सकते हो, पर उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या चीजें हैं जो आपके हाथ में हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। क्या आप डायबिटीज खत्म कर सकते हैं? नहीं। हाइपरटेंशन खत्म कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं। तो जो लक्षण 5 साल में आएगा वो 25 साल बाद आएगा या 20 साल बाद आएगा। इसलिए ट्रीटमेंट का और रेगुलर फॉलोअप का महत्व है, जो साइंटिफिक सलाह है उसको मानने का महत्व है। अब कोई व्यक्ति 40 साल पे 45 साल पे आता है और अगर उसका लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रीटमेंट से बीमारी रुक जाती है 25 साल 20 साल के लिए, तो आराम से 70 साल तक डिजीज फ्री रह जाता है, तो उसका पूरा क्वालिटी टाइम अच्छे से निकल सकता है। स्मोकिंग इज ए सिंगल डेंजरस फैक्टर, कुछ नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। स्मोकिंग है तो बहुत नुकसानदायक, ये इंजरीज को डायरेक्टली हार्मफुल है और ऑलमोस्ट एवरी डिजीज हैज ए पॉजिटिव रीजन और etiology इन स्मोकिंग। स्मोकिंग कैन कॉज ऑलमोस्ट एवरी डिजीज। फिर देखिए कि सिगरेट स्मोकिंग जो है उसमें भी टाइप्स होते हैं, कि नॉन स्मोकर है उसको भी रिस्क है, लेकिन कंपेयर टू दिस रेगुलर स्मोकर जो आप येलो वाला देख रहे हैं बाहर, एक होता है फिल्टर सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं, उनको और भी ज्यादा रिस्क होती है। यू कैन सी हाउ इट इंक्रीजेस द मोर्टिलिटी, तो परसेंटेज ऑफ मोर्टिलिटी इंक्रीजेस विद स्मोकिंग। ब्लड कोलेस्ट्रॉल हमने काफी बात किया लिपिड के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 20% से कम लिपिड का इंटेक रखना चाहिए, 20-25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसमें भी मोनोसेचुरेटेड और पॉलीसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ज्यादा रखें तो अच्छा रहता है। अब पॉली अनसेचुरेटेड किस में होते हैं ज्यादातर? अखरोट में या फिश जो मछली खाते हैं उसमें हो सकता है, पर बाकी हर एक चीज में होता है ऐसा नहीं है। मोनोसेचुरेटेड जैसे मूंगफली खाते हैं नॉर्मली तो उसमें होता है। अब क्या होता है कि जो आप फ्राइड फूड खाते हैं वो सबसे खतरनाक होता है, वो होता है ट्रांस फैट एसिड्स। तो वो जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं दे आर वेरी हार्मफुल। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल का आप देखेंगे नीचे डायग्राम, और ऊपर देखेंगे मोर्टेलिटी रेट। तो एज, इधर एज का बार है और इधर कोलेस्ट्रॉल का बार है। एज और कोलेस्ट्रॉल दोनों धीमे धीमे टाइम के साथ हार्ट की डिजीज को बढ़ाती है। उम्र के साथ भी हार्ट के इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ही हार्ट से रिलेटेड बीमारी और उससे मौतें बढ़ जाती है। एक स्टडी ऐसी हुई जो नी हॉर्न स्टडी के नाम से बोला जाता है, इसमें जापान का भी एक पार्ट था, अमेरिका का भी एक पार्ट था। वहां पाया गया कि जापान के एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो था, तो वहां पे हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस भी कम था। आपको ये भी पता होगा कि वहां की एवरेज लाइफ है वो 85 टू 90 ईयर्स की है। इट्स वेरी कॉमन इन जापान की आप जाएंगे तो एक एल्डरली 80-85 का बंदा आपको चाय बना के पिला देगा। इतने स्वस्थ रहते हैं वो बिकॉज ऑफ देयर डाइट एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऐसा है कि ये हार्ट की जो वेसल के अंदर की जो लेयर है जो चिकनाई मेंटेन करती है ब्लड फ्लो के लिए, वो अपने आप में कई सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, स्मूथनेस रहती है, स्टिफ नहीं होती, तो उससे ब्लड फ्लो करता है, वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। ब्लड प्रेशर उस चीज को डैमेज करता है। दूसरा, वेसल्स में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में तो उसको ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में पंप करना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज आप ज्यादा समझोगे, आप फील्ड में काम करते हो। जब हार्ट को ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट ब्लड पंप करना पड़ेगा तो हार्ट के अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो अगेन फ्रेमिंग इन स्टडी जिसमें मैंने पार्ट किया पॉपुलेशन पे, उसमें भी देखो हार्ट बीमारियों का सीधा सीधा असर ब्लड प्रेशर के कारण है। इंसिडेंस बढ़ जाते हैं कि बीपी जैसे जैसे बढ़ता है इंसिडेंस टाइम ट्वाइस हो जाता है ऑलमोस्ट। अगर अपन 120 से नीचे रहता है तो बेस्ट है,
130 से नीचे रहे तो भी बेस्ट है 40 और 50 साल के ऊपर, इन 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 140 टू 130 के बीच में पूरे चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जरूरत है अगर बीच बीच में बीपी बढ़ता है तो थोड़ा सा लो डोज मेडिसिन भी चालू कर देना चाहिए। तो अगेन एक डायग्राम है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर का कैसे फर्क पड़ता है। ये वुमेन और मेन में है, दोनों के अंदर इंसिडेंस हार्ट के बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के लिए साथ में, लेकिन मेल्स में ज्यादा बढ़ते हैं फीमेल्स की बजाय। डायबिटीज, डायबिटीज कैसा है, मीठा बीमारी है, पर डायबिटीज वैसे ही मानिए एक पानी है, वो कितना सरलता से बहता है, और कीचड़ वाला गाढ़ा पानी हो तो कैसे बहेगा, बहता नहीं है, धीमे धीमे बहता है, रुक जाता है। तो डायबिटीज अनकंट्रोल हो तो वो ऐसे ही करता है, ब्लड को गाढ़ा कर देती है और उससे अटैक आने की, हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती है। दूसरा अब आप देखिए कि हर चीज का इसमें जो है कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स खाली हार्ट में ही बढ़ती है डायबिटीज के कारण, ऐसा नहीं है। वेसल तो सब जगह होती है, ब्रेन को भी जाती है, पाँव पे भी जाती है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि खाली हार्ट में ही नहीं जाती। तो वेसल जहां पे होगी सब जगह ये बीमारी कर सकता है। तो डायबिटीज खाली हार्ट की डिजीज ही नहीं करता, ब्रेन के स्ट्रोक्स भी बढ़ा देता है, पाँव की नलियों को ब्लॉक कर देगा, पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएंगे हार्ट की बीमारियों के अलावा। अब फिजिकली एक्टिव होने की हमने बात की थी कि भाई क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को डैमेज नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो उसी लेवल को धीमे धीमे बढ़ाना है। चल सकते हो तो नॉर्मली चलिए 15 दिन, उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करिए, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। अगर 40s में 50s में आप घुटने को रिस्क देके टेनिस खेलें तो भी ठीक नहीं है। रेगुलर खेलते हैं, फिटनेस खेलते हैं तो प्रिकॉशंस के साथ खेलें। तो वेट का डेफिनेटली रिलेशन है, क्योंकि हर एक नियमित वेट रहेगा तो उसी प्रोपोर्शन में अंग फंक्शन करते हैं। बहुत ज्यादा वेट रहेगा तो आपकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, और उसका डायरेक्ट रिलेशन ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल लेवल से, डायबिटीज से भी है। इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया। सो यंग पेशेंट्स में काफी ज्यादा ओवरवेट की प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स, दैट्स वेरी कॉमन इन इंडिया ऑल्सो। फ्रूट्स ये हैं जो आपको फाइबर्स देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। खाने में क्या होना चाहिए, मैंने बोला सेचुरेटेड फूड्स, फैट्स जो आपके घी होता है, ये सब 7-8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैलोरी के हिसाब से, वजन के हिसाब से नहीं, कैलोरी के हिसाब से। फैट के अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, 1 ग्राम के अंदर 9 से ज्यादा 9 ग्राम से ज्यादा कैलोरी होती है। ओनली सैचुरेटेड फैट्स 10% तक हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ओलिव ऑयल, अखरोट, फिश, ये सब होते हैं। मोनोसैचुरेटेड मतलब ये जो मूंगफली वगैरह खाते हैं ये सब। तो टोटल फैट मिला के 25-30% से ज्यादा डाइट का पार्ट नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, रोटी से, चावल से, आलू से, सब्जियों से। उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहे तो अच्छा रहता है, जैसे जो मान लो मैदा है वो उसकी बजाय आटा यूज करो, आटा भी छाने होने की बजाय चोखर वगैरह यूज करो तो फाइबर के साथ रहेगा। प्रोटीन्स 15% के आसपास, 15 से 20% तक प्रोटीन्स ले सकते हैं, जैसे पनीर खा रहे हो आप, है ना, नट्स खा रहे हो, इस तरीके की चीजें जो भी है वो प्रोटीन्स है, और वो 20% के आसपास रख सकते हैं। तो वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर आपका हार्ट पंपिंग बराबर है, फेलियर नहीं है, पंपिंग कम नहीं है, तो 7-8 ग्लास तक पानी दिन भर में ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर। गर्मी ज्यादा है और बहुत ज्यादा परिश्रम का काम है तो 2.25-2.5 लीटर तक ले सकते हैं। फ्रूट्स की 2-4 सर्विंग होनी चाहिए, 2-3 सर्विंग फ्रूट्स की ले सकते हो। वेजिटेबल 7-8 सर्विंग तक लिखा हुआ है, तो वेजिटेबल अगर आप सुबह 3 कटोरी 2 कटोरी खाते हो, शाम को 2-3 कटोरी खाते हो, तो आपकी 7-8 सर्विंग हो गई। मेंटल हेल्थ, तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर चीज में रिस्क फैक्टर होती है, बॉडी में सारा हार्मोन बैलेंस बिगाड़ देती है, ब्लड प्रेशर बिगाड़ देती है, डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है और हार्ट की बीमारियां भी आ जाती है। तो स्ट्रेस क्या करें, स्ट्रेस को माप नहीं सकते आप वजन की तरह, टेम्परेचर की तरह, तो कैसे मापते हो, कैसे पता चलता है। आप नॉर्मली जब घूमने जाते हो आप क्या कहते हो कि मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काम कर रहे हो रेगुलरली, स्ट्रेस्ड हो तो आपको क्या लगता है, बहुत भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो डिफरेंस है फील करने का सब्जेक्टिव फीलिंग है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है। ये जो सब्जेक्टिवली आप फील करते हो, अच्छा फील कर रहे हो, हल्का फील कर रहे हो, ये जो डिफरेंस है बिटवीन फीलिंग हैवी और लाइक अनईजी एंड
being a light and feeling very joyful whenever you go for a picnic. The difference between both the things is called as stress. That is how I can tell you in a lay language. आपको यही समझना है, आप खुद ही असेस कर सकते हो, इसका सब्जेक्टिव असेसमेंट है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ही नहीं। फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो हार्ट की दृष्टि से ये बोलते हैं कि 1 या 2 जो पैग है वो आप वीकली ले सकते हो, और उसमें भी प्रिफरेबली रेड वाइन। रेड वाइन का एक बेनिफिट भी पाया गया है, बाकी किसी का फायदा नहीं। ये हमारे एक डॉक्टर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सलीम यूसुफ, इंडियन डॉक्टर थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर एक स्टडी करी, इंडियन हार्ट स्टडी एज, तो उस स्टडी में ये पाया गया कि रेड वाइन कैन बी बेनिफिशियल। हार्ट अटैक कैसे होता है, कैसे पता चलता है? चेस्ट अनईजी हो जाए, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, चोकिंग हो रहा हो, जो पेन हो रहा हो, चेस्ट हेवीनेस के साथ हाथों में रेडिएट कर रहा हो, एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा हो, ये सब जो चीजें हैं वो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो स्वेटिंग, नोजिया, लाइट हेडेडनेस, फटीग, कई बार ब्रेथलेसनेस, ये सब चीजें साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो हार्ट की बीमारियों में जल्दी क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सिम्टम्स तो कम होते ही होते हैं, साथ में मसल बच सकती है, उसका टिश्यू बच सकता है, जो जीवित है, बचाया जा सकता है। तो हार्ट का टिश्यू मतलब डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस, तो हार्ट का टिश्यू कम नुकसान होगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, हार्ट का फंक्शन बच सकता है, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे ऐसा। तो बीपी को रिड्यूस करना, दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कम करना, डेली एक्टिविटी को स्लोली बढ़ाना, डायबिटीज को HbA1c जो 3 महीने का आप शुगर कंट्रोल करते हैं वो 7 से कम रहे। अब एस्पिरिन का यूज किया जाए ना किया जाए, ये कार्डियोलॉजिस्ट पे छोड़ देना चाहिए, कितने रिस्क फैक्टर है, कितनी रिस्क है, कितनी बीमारी है, तभी देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा ब्लीडिंग की मात्रा भी बढ़ा देती है, कभी चोट लग जाए, कुछ हो जाए। अब कोरोना वायरस इन हार्ट पेशेंट और कोरोना वायरस इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज, तो वर्ल्ड ओवर ये पाया गया कि 10-12% जो लोग हैं वो हार्ट से अफेक्टेड मोर्टेलिटी है। पूरी ओवरऑल मोर्टेलिटी के अंदर तो 25 से 30% लोग हार्ट के पाए गए हैं, लेकिन 10-15% ऐसे हैं जिसमें हार्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाता है और उनके फेलियर बढ़ जाता है, हार्ट के अटैक बढ़ जाते हैं। उसका कारण ये है सिंपली कि कोरोना वायरस जब हुआ, पूरे सिस्टम पे असर पड़ा, तो हार्ट की फंक्शनिंग में भी असर पड़ता है। इसके 2 तरीके हैं, एक लंग्स के थ्रू फर्क पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के रिसेप्टर लंग्स में होते हैं, तो सांस फूलती है, लंग्स की प्रेशर बढ़ जाती है, तो लंग्स का हार्ट से डायरेक्ट कोरिलेशन है। लंग्स जब गड़बड़ होता है तो हार्ट के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट के अंदर डायरेक्ट रिसेप्टर्स भी पाए गए, उसे एस रिसेप्टर्स बोलते हैं, वहां पे भी कोरोना वायरस ज्यादा कंबाइन होता है, तो कई बार पेशेंट में हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है, इसके कारण से हार्ट के पेशेंट्स को ज्यादा अवेयर रहना चाहिए कि भाई बीमारी हो ही ना हो तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट हो, टाइमली ट्रीटमेंट चल जाए। जब कोरोना वायरस आया था और इसमें अभी इतना फर्क है कि अभी काफी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर्स में डेवलप हो गई कि कब कब कौन से स्टेप में दवाइयां देनी है। पूरा क्योर नहीं आया, लेकिन जो अवेलेबल सोर्सेज है उससे भी काफी मोर्टेलिटी में बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू, आई हैव केप्ट इट वेरी ब्रीफ, सो नाउ यू कैन ओपन अप फॉर द क्वेश्चंस। Good morning, Dr. Rao. हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। I have go through a stent in LAD. My last 17, that is 2017, April 14. 2014, No, sir, 2017, 14 April. okay, 19 only, yeah, please tell me. Now I am taking regularly Cardias Meta 2.5 and for cholesterol, your that is 20 mg. सर ट्रीटमेंट नहीं, एक बेसिक को जो प्रॉब्लम है ना वो पूछिए, मैं बताता हूँ। Yes, I am asking the problem. What exactly the precautions for me to go through this blood thinners and cholesterol, this regular medicines is going on, or any changes required in after interval? देखिए सर, ऐसा है कि हार्ट का जब स्टेंट लग जाता है तो ब्लड थिनर जिंदगी भर चलते हैं, कम ज्यादा जो करना है वो टाइम के साथ किया जाता है। तो आप अपने रेगुलर डॉक्टर से फॉलो अप कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं। उसमें जब दवाइयां जो है वो कम ज्यादा टाइमली टेस्ट, ब्लड टेस्ट आपके क्लिनिकल असेसमेंट के साथ होती है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेंट लग गए तो दवा तो चलनी है, कम ज्यादा हो सकती है बस। Okay, thank you. This everything is going on. Okay, sir. डॉक्टर साहब। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, मैं शत्रुघ्न झा बोल रहा हूँ,
हाँ, मुझे जानना था, कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट में पेन फील होता है, सर में दर्द होता है और गैस की दवाई खाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इससे क्या इंडिकेशन लगता है? देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो है। 10 से 11% लोगों में हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो राइट साइड की नली है, वो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जिसमें एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है। तो कई बार ये लोग मिस हो जाते हैं बिकॉज वो सोचते रहते हैं गैस बन गई या एसिडिटी हो गई। एक बार आप अपना कार्डिक एवेल्यूशन करवा लीजिए, ईसीजी, इको, टीएमटी, ये सब डॉक्टर आपके अपने डॉक्टर्स हैं, उनके हिसाब से करवा लीजिए। अगर वो अच्छे रहते हैं तो यू विल बी सेफ। नहीं, वो तो करवा लिया है, लेकिन मैं कई बार की होता है गैस की दवाई खाए खत्म हो जाते, लेकिन हो जाता है तो वो थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन होता है कि क्या है, ये रीजन क्या है। अगर उस टेस्ट में नॉर्मल आए हैं तो आप अपने खाने पीने की हैबिट सुधारिए और एसिडिटी का इलाज करवाइए, है ना। ठीक है, तो ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो इट इज अ गुड इंडिकेशन एट अर्ली स्टेज। इट इज वन टाइप ऑफ टेस्ट। रेस्ट के अंदर ईसीजी नॉर्मल है तो वो ये दिखाता है कि हार्ट के अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ। बीमारी है या नहीं वो अलग बात है। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। Doctor sir, I just want to know because I tested COVID positive, हाँ so I सर, have completed 20 days. I am fine now. Apparently, there is no issue. दैट्स गुड सर। I want to know what sort of diet and precautions should be taken once a person gets cured from COVID. COVID, okay. Basically, hello. Any viral disease has a post-viral symptoms also. Like you will also be having fatigue, early fatigue, breathlessness after an exertion. So those can stay for little longer period. It varies in different viral diseases. Like डेंगू हुआ तो अलग रहेगा, चिकनगुनिया हुआ तो अलग रहेगा, कफ कोल्ड हुआ तो अलग होगा। कोविड हुआ तो उसके बाद भी ये पाया गया कि काफी लोगों में सांस की तकलीफ रहती है, जल्दी थकान आ जाती है। तो इसका कारण ये पाया गया कि लंग्स के कुछ कुछ हिस्सों में फाइब्रोटिक एरियाज बन जाते हैं। ऐसा अभी एक फॉलोअप स्टडी हुआ है, उसके अंदर ऐसा आया चाइना के अंदर 13% लोगों के अंदर लंग्स के साइड के जो कुछ टिश्यूज हैं उसके अंदर फाइब्रोसिस हुआ है। अब खाने की दृष्टि से क्या है, तो डायरेक्ट कोई कोरोना से डायरेक्ट डाइट का रिलेशन है ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी इलनेस हो, बेटर हाइड्रेशन, गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड विटामिन्स वाला डाइट, गुड वेजिटेबल्स, गुड फ्रूट्स, गुड हाइड्रेशन, दैट्स ऑलवेज हेल्पफुल। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। अमित, किसी के क्वेश्चन है क्या अमित? सर ऐसा होता है इसमें कि जिन लोगों का मतलब ब्लड प्रेशर 140 के ऊपर ही रहेगा, कुछ बॉडी का ऐसा होता है 140 क्योंकि 140 की गाइडलाइन है अभी। अगर एट रेस्टिंग या आप जब सुबह उठते उस समय का बीपी अगर 140 से ज्यादा है और 2-3 रीडिंग के अंदर ज्यादा है तो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। नहीं, पर ऐसा होता है कोई बॉडी का ऐसा होता भी है। क्या समझ नहीं पाया मैं, प्लीज रिपीट। मतलब जिन लोगों का उतना होता ही है, रहता ही ऐसा बॉडी टू बॉडी। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, डिफरेंट वेरिएशन होता है लेकिन वी हैव टू इवेल्युएट पर्सन टू पर्सन। कोई पर्सन ऐसा होता है कि उसमें नीचे ही नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा उसके ऊपर बॉडी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब क्या। Sir, what he wants to say कि जैसे 140 के ऊपर होने से मेडिसिन लेना है, ऐसा जरूरी है या इट डिपेंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? नहीं, एज के कारण 140 से ऊपर भी नॉर्मल माना जा सकता है कई पेशेंट्स में, क्योंकि जो वेसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। तो कई बार नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बजाय ज्यादा ब्लड प्रेशर बताती है। एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जो, उनके अंदर अगर वेसल वॉल में कैल्शियम वगैरह जमा हो जाए तो कई बार फॉल्स रीडिंग भी हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स अ पेशेंट टू पेशेंट इवैल्यूएशन। पर जो गाइडलाइंस होती है वो 90% लोगों के लिए अप्लाई होती है, इसलिए वर्ल्ड ओवर गाइडलाइन बनती है। पर यहीं पे आगे आके स्पेशलिस्ट का या डॉक्टर्स का, कार्डियोलॉजिस्ट का रोल है कि पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट वेरीज। अभी ब्लड प्रेशर के लिए भी 50 मेडिकेशंस है, यू नो।
Sir, I can give my own example. Excuse me, sir. Yeah. Can you hear me? Yeah. About a years back, I was having blood pressure above 140, 145, and the lower side also was crossing around 90. But then I have seen regular physical exercise can reduce the blood pressure to the normal level. Yeah, And okay. for last 6 months, or maybe more than that, I am absolutely my blood pressure without medicine. My blood pressure is absolutely normal. And Yeah. the reason I find that the regular exercise is very, very important. If I stop exercise for a few days, then again my blood pressure slowly starts building up. So Basically, स्टेज वन जो होता है 140 to 160, उसमें डाइट एंड एक्सरसाइज का काफी रोल है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में भी डाइट एंड एक्सरसाइज रहती है, लेकिन मेडिसिन साथ में जोड़नी पड़ती है। स्टेज 1 में अगर थोड़ा मेडिसिन के साथ में डाइट फिजिकल करें तो उसके बाद कुछ लोगों में रिवर्सिबिलिटी है 15 to 20%। Any other queries? Actually, I have to leave for the hospital for the cases. Thank you, sir. It's a very enlightening lecture. I think most of us, many people have been benefited by your talk. Please, sir. Thanks a lot. And I feel that once again we will invite you for a bigger audience. Thanks a lot. नरवणे, आपको कुछ बोलना है तो बोलो। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, आपका काफी अर्जेंट टाइम लिया है हमने, रात भी आप काफी लेट आए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। थैंक यू Thanks, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thanks, bye. गुड डे सर। चलो, गुप्ता sir. Thank you.